अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन में आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरीज लॉ में आगे बढ़ेंगे। हेनरीज लॉ पे आगे बढ़ने के लिए एग्जैक्टली हेनरीज लॉ किससे डील करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच, और वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहले अपन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे लिक्विड के अंदर। तो अपन ये बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो देखो इसमें एक बड़ा फेमस वर्ड आता है, ये आता है लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आयोनिक सॉलिड्स है, आयोनिक सॉलिड्स आर soluble in polar solvents, जिसमें प्लस माइनस होता है। तो वाटर के अंदर आयोनिक सॉलिड्स सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, या ऐसा बोल लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो मेन कंसेप्ट है लाइकवाइज डिसॉल्व इन लाइकवाइज, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पहला केस आता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के दो चीजें होती हैं इसमें, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर सॉल्युबिलिटी रिएक्शन, जैसे मान लो सॉलिड है प्लस सॉल्वेंट है, ये सॉल्युबल या एक्वस बन गया, प्लस एनर्जी यहां पर आ रही है। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बढ़ाने पे फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन और सॉल्युबल होगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगी, ठीक है। बी बात करें, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब जो सॉलिड है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है, ये जो सॉल्युबल पार्ट बन रहा है प्लस हीट ये आई। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। पर जो मैक्सिमम है वो ये फॉलो होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आती है, ठीक है। अब इसी में एक रिलेशन भी आता है आपके पास, लॉग S2 अपॉन S1, ये सॉल्युबिलिटी है, डेल्टा H सॉल्युबिलिटी ये होता है 2.3 R T1 T2, और ये आता है T2 माइनस T1। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है, जैसे काइनेटिक्स में होता है वैसे ही ये फॉर्मूला होता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मेनली क्या है आपके पास ग्राफ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आते हैं, ये ग्राफ है, देखो ये सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो क्या होता है, जैसे KNO3 की बात करें तो KNO3 या मैक्सिमम MgSO4 है, या इसी तरीके से और भी मैक्सिमम में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये वाला पार्ट, ये मैक्सिमम ऐसा फॉलो होता है। NaCl के लिए जो ग्राफ आता है वो ऑलमोस्ट डेल्टा H 0 होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से अनइफेक्टेड रहती है। पर कुछ रेयर, लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे सीरियम सल्फेट है, इसके लिए डेल्टा H क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ दे रखा है, आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है XYZ। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए डेल्टा H कितना होगा, 0 होगा, इसके लिए डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा।
और इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए ढंग से, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एंडोथर्मिक। चेंज नहीं हो रही है तो डेल्टा एच जीरो। अगर क्या है, डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे, वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफ्स की बात करते हैं। तो आप देखें सम इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफ्स। पहला आता है बस CaCl2.6H2। ये है CaCl2.6H2, CaCl2.4H2, CaCl2.2H2, ये सॉल्युबिलिटी। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, पर इसमें एक ये जो T1, T2, T3 आते हैं, ये क्या है कि इस समय एक ट्रांजिशन में चेंज होता है। 0.6 C6H2O से ये 0.4H2O में बदलता है। तो यहाँ पर ग्राफ का नेचर चेंज होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि T1, T2 ये क्या है, T1, T2, T3, तो इनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है Na2SO4.10H2। इसका कुछ खास बड़ा स्पेशल ग्राफ है ये। देखो इस ग्राफ की खास बात क्या है, जब तक ये 0.10 हाइड्रेटेड रहता है तब तक तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होती है, डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी ग्राफ क्या जाता है, नीचे जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मतलब अपन ये कहें, इतनी देर से जो अपन सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे उसमें मेन फैक्टर ये था, ये स्टडी करना अपने को जरूरी था। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। ये आता है अपने पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसमें आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। पहला आता है नेचर ऑफ गैस। द गैसेस which reacts with liquid, अपन वाटर की बात कर रहे हैं, आर मोर soluble इन लिक्विड। वो गैसेस क्या होती हैं, ज़्यादा soluble होती हैं, जो वाटर से या लिक्विड से क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं। तो इस बात को अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। अपन देखते हैं कैसे है ये बात, आगे पढ़ते हैं अपन इसको। हाँ, तो इसी बात को अपन क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे अपन बात करें इनर्ट गैसेस की, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, या बात करें H2, O2, N2, F2, Cl2, ये सब क्या है, ये जो गैसेस है ये वाटर से क्या है, कोई रिएक्शन शो नहीं करती है, नो रिएक्शन। तो ये वाली जो गैसेस है ये वाटर के अंदर अपन क्या बोलेंगे, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। लेकिन अगर अपन बात करें CO2 की वाटर से,
तो H2CO3 बन जाता है। SO2 की वाटर से रिएक्शन की बात करें तो H2SO3 बन जाता है। SO3 प्लस वाटर की बात करें तो H2SO4 बन जाता है। NH3 गैस की वाटर के अंदर बात करें तो NH4Cl बन जाता है। HCl की वाटर के अंदर बात करें तो H3O प्लस Cl माइनस बन जाता है। ये गैसेस हैं, ये लिक्विड है, ये प्रोडक्ट है। तो अपन इन गैसेस की बात करें तो ये गैसेस क्या होंगी, वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल होंगी। तो पहला पॉइंट क्या था अपने पास कि जो गैसेस सॉल्वेंट से कोई रिएक्शन नहीं करती वो लेस सॉल्युबल होती हैं, और जो रिएक्शन कर लेती हैं वो लिक्विड के अंदर मोर सॉल्युबल होती है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं अपन, टेम्परेचर का। तो इसमें भी ये है कि अगर गैस है आपके पास, ये सॉल्वेंट है या लिक्विड है, ये सॉल्युबल पार्ट है, देखो ए आता है इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H पॉजिटिव, तो प्लस हीट यहाँ आ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, पर ऐसे केस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, कौन सी दो गैसेस इसको फॉलो करती हैं। बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो गैस प्लस लिक्विड, सॉल्युबल गैस प्लस हीट। अगर इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर ध्यान दें आप, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये है मैक्सिमम गैसेस लिक्विड के अंदर इस रूल को फॉलो करती हैं, और है भी आसान सा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबल पार्ट है गैस का वो लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस solubility reaction आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वाटर के अंदर बढ़ जाती है। रिमेनिंग सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, इसी को एक फॉर्मूले की टर्म्स में भी लिखा जाता है, log S2/S1 डेल्टा H सॉल्युबिलिटी 2.3 R T1 T2 एंड T2 माइनस T1। तो अपने को पता है इसी बात को S इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट E की पावर माइनस डेल्टा H सॉल्युबिलिटी अपॉन RT ऐसे भी लिखा जाता है। और अगर d/dt ऑफ ln S पूछ लिया जाए तो मैं आपको बहुत शुरू से बता रहा हूँ, प्लस डेल्टा H सॉल्युबिलिटी अपॉन RT स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको आप ध्यान से देखें। इसके बाद अपन मेन उस पर आएंगे जो अपने को स्टडी करना है, हेनरीज लॉ बोल लें या प्रेशर का इफेक्ट बोल लें, उसको स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, हेनरीज लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अपन एक कॉन्टिन्यूटी के बाद कि भाई अपन ने गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर स्टडी करी, नेचर ऑफ गैस की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली। अब थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, आप ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gases
इन लिक्विड। देखो ये हेडिंग है, इसी को अपन स्टडी करेंगे हेनरीज लॉ से, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या है आप ध्यान देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सारी बात में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, द ग्राम क्वांटिटी ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid। ये इसका स्टेटमेंट है, क्या मीनिंग है इसका और कैसे काम में आता है वो सारी बात देखेंगे। तो आप देखो, इसको समझने के लिए अपन ने कहा इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, ये आपके पास प्योर वाटर है, यहाँ पर O2 गैस है, ये गैस कौन सी गैस है, मान लो O2 गैस। तो ये कहता है कि O2 गैस का जितना पार्ट इसके अंदर सॉल्युबल हो गया, इसको अपन लिखते हैं O2 गैस इन वाटर, ये सॉल्युबल गैस। तो ये जो ग्राम क्वांटिटी होगी, ग्राम क्वांटिटी गैस की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये इनसाइड लिक्विड है, इनसाइड लिक्विड है, और ये क्या है, अबव लिक्विड है। ठीक है, तो देखो ये रूल होता है। पर हेनरीज लॉ की एक खास बात थी, हालांकि जो मैं अब बता रहा हूं आपको कुछ याद नहीं करना है, समझते हुए चलना है, आप ध्यान देना। उसने अपने लॉ को कई तरीके से डिफाइन किया। उसने कहा कि जो एम गैस होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। तो इसने कहा जब अपन इसके कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एम इज इक्वल टू के एच, और पी बोल दिया इसने। के एच का जो फॉर्मूला आया, पी बाई कितना आया, एम, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो ATM और ग्राम इनवर्स आएगा। इसने कहा कि ये भी बिल्कुल सही बात है, इसका रिवर्स कर दिया इसने, P प्रोपोर्शनल टू M कर दिया। तो आप देखें P इज इक्वल टू के एच, एम आ गया, के एच इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई एम। तो ये आपके पास आ गया के एच, सॉरी यहाँ M बाई पी आया था। तो ये जो यूनिट आएगी वो आपके पास ग्राम ATM इनवर्स आ जाएगी, ये ATM ग्राम इनवर्स आ जाएगी। नेक्स्ट देखें आप, इसने इसी बात को ऐसा बोला, भाई जितनी ज्यादा ग्राम क्वांटिटी गैस की डिसॉल्व होगी उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, X प्रोपोर्शनल टू P। तो X इज इक्वल टू के एच पी, तो के एच इज इक्वल टू क्या आ गया, X बाई पी, ये यूनिट आ गई ATM इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला P प्रोपोर्शनल टू X, तो P इज इक्वल टू के एच, एक्स आ गया, के एच इज इक्वल टू क्या आया, P बाई एक्स, ये ATM आ गया। मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो उसने के एच की फिजिबिलिटी थी, के एच की वैल्यू को भी यहीं से लिखा था, के एच को ATM में लिखा था, तो यही मोर फिजिबल था। पर इसका रूल ये और इसके बाद भी दो और बिल्कुल सही है, इसने सभी तरीके से हेनरीज कांस्टेंट को डिफाइन किया था। आप देखें, इसने बोला मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन गैस की ज़्यादा होगी, तो C इज इक्वल टू के एच पी, के एच इज इक्वल टू C बाई पी। तो इसने बताया मॉलरिटी ATM इनवर्स आ जाएगा। फिर P प्रोपोर्शनल टू C लिख दिया, तो P इज इक्वल टू के एच सी, तो के एच इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई C आ गया, ये आ गया ATM मॉलरिटी इनवर्स। सही बताऊं, मैं अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप देखो,
जो ग्राम क्वांटिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू पी, ग्राम क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू पी, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू पी, फिर एक बार रिवर्स करके। तो इस तरीके से इसने ये 6 रिलेशन दे दिए। अब आपको कुछ याद नहीं करना है, अपन यूनिट से पहचानेंगे कि कब कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, या इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इन सब की अपन बात करेंगे। तो अपन देखते हैं आगे कि क्या है एग्जैक्टली हेनरीज लॉ, अपन समझते हैं इसको। तो देखो हेनरीज लॉ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं। अब नोट करके पहली बात अपन करते हैं। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये देखते हैं अपन। देखो जो के एच आएगा वो अपने पास एक्स अपॉन वाई या ए बाई बी कह लो आप, तो एक टर्म ऊपर आएगी एक टर्म नीचे आएगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ ढंग से। मान लो के एच का फॉर्मूला दे रखा है मोलरिटी एटीएम इनवर्स, ये यूनिट वैल्यू और ये यूनिट दे रखी है। तब आप क्या करेंगे, के एच का फॉर्मूला लगाएंगे आप, के एच का फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर। अगर मान लो आपको के एच दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि एटीएम एंड ग्राम इनवर्स, तो के एच इज इक्वल टू एटीएम प्रेशर हो गया अपॉन मास, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये देखें ये दो केस तो बहुत ही इजी थे। सी देखें आप, के एच का फॉर्मूला दे रखा है आपको, केवल एटीएम यूनिट दे रखी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के एच इज इक्वल टू पी अपॉन, क्योंकि अपने को पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है। अगर मान लो आपको दे रखा है के एच इज इक्वल टू एटीएम इनवर्स दे रखा है, तो के एच इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन पी। मेन ये है, सी पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें, बाकी में कोई समस्या नहीं है, अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी बात। अपन देखते हैं इसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ के एच। भाई आपको ये पूछा जाए के एच, भाई के एच की वैल्यूज दे रखी, हालांकि सारी बात डिसाइड यूनिट से ही होती, पर क्या है कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो के एच का जो फेमस फॉर्मूला है पी अपॉन एक्स। तो देखो अगर के एच की वैल्यू ज्यादा है, हायर वैल्यू है, के एच की वैल्यू हायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब के एच और एक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। इसका मतलब हायर वैल्यू ऑफ के एच, वैसे बिना यूनिट के बाद इनकम्प्लीट है, के एच विल रिप्रेजेंट लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जब तक कोई बात नहीं करे तो आपको के एच का कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, आपको यही वाला। सारी बात आप जो भी उससे रिलेटेड बात करेंगे वो के एच इज इक्वल टू पी बाई एक्स से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान दें, जैसे मान लो सारी बात इस ग्राफ से समझ लो, आपको दे रखा है गैस जो कि सॉल्युबल है वर्सेस प्रेशर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है दूसरी, इसी से कंपेयर करते हुए चलते, आपको यही ग्राफ दे रखा है इसी तरीके से 1 2 3, यहां पर P दे दिया, यहां M ऑफ गैस जो कि सॉल्युबल है, ठीक। देखो मुझे पता है कि इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, तब y यहाँ होता है और x यहाँ होता है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, के एच पी आ गया, ठीक है। भाई यहाँ ये पहचानना बिल्कुल आसान सा है कि सॉल्युबिलिटी किस गैस की ज़्यादा होगी। भाई अपन एक पर्टिकुलर प्रेशर ले रहे हैं तो अपन ये कहेंगे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे भाई ये वाली गैस इतनी सॉल्युबल है, दूसरी गैस इतनी है,
तीसरी गैस इतनी, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? थर्ड गैस की। थर्ड मतलब अगर आपसे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए, सॉल्युबिलिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कौन सी गैस मोर सॉल्युबल है? थर्ड, 2, 1, बिल्कुल आसान। यहाँ पर पूछा जाए तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करें पर, तो आप देखो इसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, फर्स्ट वाले की सॉल्युबिलिटी, सेकंड, थर्ड। तो ये आंसर, मतलब ग्राफ से ये पहचानना तो बहुत आसान सा काम है, ठीक है। हाँ, अगर वो KH की वैल्यू पूछ रहा है कि KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, तो देखो KH क्या होगा? इसका स्लोप होगा, अपने को पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो उस हिसाब से दिस वन अपॉन दिस वन, तो KH की वैल्यू भी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? KH की वैल्यू का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? थर्ड, 2, 1। यहाँ पर भी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? तो देखो यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू KH और क्या आ जाएगा? M। तो KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/M आ जाएगा। यहाँ पर KH की वैल्यू सबसे ज्यादा जो आएगी वो किसके लिए आएगी? थर्ड, 2 और फर्स्ट। मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई अतिरिक्त से मेहनत नहीं करें आप। मेन बात है M और P के, M को यहाँ कर दिया, P को यहाँ कर दिया, तो आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे देख लें, पर्टिकुलर प्रेशर पे M1 इतना था, M2 इतना था, M3 इतना था, तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? थर्ड। सॉल्युबिलिटी पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इस वाले में पर्टिकुलर प्रेशर पे थर्ड गैस इतनी सॉल्युबल थी, सेकंड इतनी सॉल्युबल थी, फर्स्ट इतनी सॉल्युबल थी, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी हो गई? फर्स्ट। मेन बात है ग्राफ देकर आपसे KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, तो जैसे y इज इक्वल टू mx होता है तो इसमें m इज इक्वल टू KHP आ गया। KH क्या होता है? स्लोप। स्लोप जो आएगा वो थर्ड का सबसे ज्यादा आएगा, तो ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, ये वैल्यू KH की सबसे ज्यादा। यहाँ पर भी P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KHM आ जाएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ गई? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो वो तो अपने को जो KH है वो अपने को किससे देखना है? स्लोप से देखना है। तो इस तरीके से, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको आनी चाहिए बात समझ में। आगे बढ़ते हैं बाबा। अब देखें हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं इसकी बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, आप ध्यान देना। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 dissolved in 800 ml water if partial pressure of CO2 is 2 atm एंड CO2 के लिए इसने KH दे रखा है 10⁻⁻⁴ मोलरिटी ATM इनवर्स। देखो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन की बात करें तो जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो मोलरिटी और ATM इनवर्स से कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर आ जाएगा, तो KH इंटू प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया? कंसंट्रेशन। KH की वैल्यू 10⁻⁻⁴ होगी, प्रेशर इसने 2 atm दे रखा है, ये अपने को पता है मोल्स अपॉन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ एक्स मोल्स। वॉल्यूम कितना है? 800, ऊपर कितना आ जाएगा? 1000, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मेनली देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेनली क्या है, KH का फॉर्मूला किससे डिसाइड हुआ है आपकी, सॉरी फॉर्मूला जो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला डिसाइड हुआ है वो किससे डिसाइड हुआ है? KH की यूनिट से। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ O2 dissolved in 180 ग्राम water if partial pressure of O2 is 5 atm,
KH दे रखा है आपको O2 का 4 × 10⁻⁻5 ATM। देखो फिर जैसा मैंने बोला, सारी बात किस पे डिपेंड करेगी कि जो सॉल्यूशन होगा वो KH की यूनिट पे। KH की यूनिट क्या है आपके पास? ATM है, मीन्स प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन आ गया। तो KH × X और ये क्या आ गया? P। KH की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन। तो N2 के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, प्रेशर आ गया 5। अब एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी आपको। देखो एक और ध्यान देना पड़ेगा आपको, वो क्या बात है भाई, जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है बहुत कम होती है, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे बात। तो ये आ गया 4 × 10⁻⁵, ये मोल्स आ गए। वाटर 180 ग्राम को 18 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 मोल्स आ जाएंगे, और ये कितना आ गया? 5। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये। अच्छा, इसको थोड़ा फिजिबल बनाते हैं, ये +5 कर दो, ये +5 कर दो, क्योंकि वैल्यू क्या आनी चाहिए? बहुत कम आनी चाहिए। तो ये वैल्यू तभी कम आएगी, थोड़ी फिजिबल वैल्यू कर दी इस ऑर्डर की, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8. Calculate the moles of N2 dissolved in 20 mole water if P ये है KH for N2 10⁻⁴ ATM। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर के अंदर मोल फ्रैक्शन, N2 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.8 है, ये 0.8 लिखा हुआ। आपको मोल्स ऑफ N2 डिजोल्व इन 20 मोल वाटर। मैं बताता हूँ पूरी बात आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या मीनिंग है। देखो आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या है आपके पास? ये वाटर है, वाटर के कितने मोल्स हैं? 20 मोल्स। ऊपर क्या है आपके पास? केवल नाइट्रोजन नहीं, एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8, और पूरा प्रेशर कितना है? 5 ATM। तो पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो आप ध्यान दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये निकालता हूँ। तो PN2 मेरे पास कितना आएगा वो ध्यान दें आप। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के इनटू P टोटल 0.8 × 5, तो ये कितना आ जाएगा? 4 ATM। अब जो KH का फॉर्मूला लगेगा वो ATM के हिसाब से क्या लगेगा? P अपॉन मोल फ्रैक्शन। तो KH × X इज इक्वल टू P हो जाएगा। KH की वैल्यू मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ रिमेनिंग, आप ध्यान देना। KH की वैल्यू तो आ गई 10⁻⁴ मोल फ्रैक्शन। देखो ये मोल फ्रैक्शन जो बात कर रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का इन लिक्विड। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, तो नाइट्रोजन के मोल्स, फिर नाइट्रोजन के मोल्स प्लस ये हो जाएंगे मोल्स, किसके आ जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर। और पार्शियल प्रेशर कितना आ गया? 4। आप इसको क्या ले लोगे? नेग्लिजिबल। तो अब जो रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान दो, 10⁻⁴ ये मोल, चलो इसको n से लिख देता हूँ मैं, n आ गया। नीचे आपके पास कितना आ गया? कितने हैं टोटल? 20 हैं।
इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, n की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन को। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें पार्शियल प्रेशर सीधे ही दे रखा था, पार्शियल प्रेशर। इसमें पार्शियल प्रेशर सीधे नहीं दे रखा है, इसने एयर का दे रखा है टोटल प्रेशर, उसमें से नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन की हेल्प से मैंने नाइट्रोजन का क्या निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर, जो कि कितना आया 4 atm। तो एक तो ये खास बात है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन में जरूर लें, रिवाइज करें इसको। तो अब देखो हेनरीज लॉ में ही अपन क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो अपन ये कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। दो सबसे पहला है इसके अंदर इट इज एप्लीकेबल फॉर लेस सॉल्युबल गैसेस। तो क्या होता है, जो इसने मैथमेटिकल फार्मूला दिया और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आई वो तभी अच्छी आती हैं जब गैसेस क्या होती हैं, लेस सॉल्युबल। भाई CO2 सॉल्युबल है, अमोनिया सॉल्युबल है, ऐसा नहीं है कि इनके लिए हेनरीज कांस्टेंट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़, ज़्यादा करेक्ट वैल्यूज़ किसके लिए होती हैं, जो लेस सॉल्युबल है। जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, H2, O2, N2, F2, Cl2। तो इन पे ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि ये क्या होती हैं, लेस सॉल्युबल। अगर अपन बात करें अमोनिया की, CO2 की, अपन बात करें SO2 गैस की, SO3 गैस की, HCl की, तो ये क्या होती हैं, ये गैसेस मोर सॉल्युबल होती हैं। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, लेस सॉल्युबल पे, मतलब इन गैसेस पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। दूसरी बात करें, क्योंकि मेन बात इसी से, सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसके लिए क्या है, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए एंड हाई टेम्परेचर, तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं एप्लीकेबल होने के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। फिर अपन ये बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला है अपने पास इन कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर, CO2 गैस is filled at high pressure। तो अपन ये कहते हैं भाई हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी बात करें ऑन ओपनिंग द कोल्ड ड्रिंक्स द साउंड fizz is due to movement of gases from higher pressure to lower pressure। देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके अंदर CO2 गैस क्या होती है, हाई प्रेशर पे भरी होती है। तो जैसे ही आप खोलते हैं तो क्या होता है, गैस एकदम से रिलीज होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा, उससे एकदम से आवाज़ आती है इसके अंदर, फिज़ आवाज़ जो आती है, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सी डाइवर्स यूजेस स्पेशल सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग। इसमें हीलियम भी होती है।
देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब अपन सी लेवल में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से O2 की ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि क्या है पेनफुल इफेक्ट सी डाइवर्स को प्रोड्यूस होते हैं। अब वो कहता है अगर उसमें हीलियम गैस को फिल कर दिया तो हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, तो वो क्या है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखता है। तो अपन ये कहते हैं हीलियम इज वेरी लेस सॉल्युबल in blood, so it is used at high pressure। तो हाई प्रेशर पे इसको यूज में देते। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये कहता है इन विच केस हेनरीज लॉ is most effective for solubility of gases in water। या N2 भी कह सकते हो, हीलियम का तो अपन ले चुके हैं। तो ये HCl NH3N2 और एक एग्जांपल ले लिया SO2। तो देखो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, मोस्ट इफेक्टिव तब होगा जब ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल। तो अपन लेस सॉल्युबल की बात करेंगे, लेस सॉल्युबल। तो लेस सॉल्युबल किस केस में होगा, सी में। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो ये है कुछ, देखो ये 12th CBSE और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये भी आपको आना चाहिए। सारा NCERT में डिस्कशन है, इसलिए आपको ढंग से आना ही चाहिए बात। तो लिमिटेशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं या इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। आगे देखते हैं बाबा।